मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता जी को कि मैम प्लीज आप स्टेज पर आएं और हम नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं। अभिलाषा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और शुरुआत में उसी के साथ करना चाहूंगी क्योंकि कहा जाता है कि औरत का गहना जो है उसकी सादगी में होता है, और आपकी सादगी तो हम देख ही रहे हैं। शायद यही आपकी सादगी लोगों से आपको कनेक्ट कर पाती है और आप आसानी से उनकी समस्याओं को हल करने में लगातार आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी का। और ख़ासकर जो आप प्रयागराज के रत्न के नाम से आप यहाँ पर आज आए, और सच बात है प्रयागराज रत्नों का गढ़ है। और यहाँ चाहे राजनीतिक गढ़ हो माने आप रत्नों का, चाहे सामाजिक, चाहे शैक्षिक रूप से, चाहे बुद्धिजीवी लोगों का, तो सचमुच प्रयागराज तो गढ़ है इनका। और बहुत आप सबका आभार कि आप इतनी बड़ी टीम लेकर आए। और जहाँ तक महिला का है, महिला तो हमेशा ही सर्वोपरि है। चाहे आप सनातन का नाम लें या आप धर्म की नगरी के नाम से भी जाने, तो जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वो समाज, वो राष्ट्र बहुत आगे बढ़ता है। और उस रूप में भी जहाँ घर में बहुत महिलाओं को सम्मान मिलता है वो घर भी बहुत आगे बढ़ता है। तो ये महिलाएं तो हमेशा ही आगे समाज को बढ़ाने के लिए, घर को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए आगे लगती हैं। और अपनी संस्कृति जो बिल्कुल सादगी का अनुपूरक है, वो उस अनुपूरक को लेकर चलती हैं। तो मुझे लगता है जहाँ सादगी है वहीं बहुत अधिक परिपक्वता होगी, और वो सादगी ही जीवन के संचार को आगे बढ़ाने का काम करती है। अभिलाषा जी, पर्सनल सवाल मैं कुछ आपसे आगे करूंगी, लेकिन हम शुरुआत पहले काम से ही करते हैं। आपके काम की अगर हम बात करें तो आपने अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। पहले आप निर्दलीय चुनाव जीती हैं, उसके बाद फिर आपने बीजेपी से आप मेयर बनी। तो किस तरीके से आप देखती हैं कि बदलाव आपके वक्त में हो पाया है और कहाँ आप आज प्रयागराज के भविष्य को देख रही हैं? बिल्कुल, मैं एक हाउसवाइफ थी जब मैं राजनीति में आई। और उस समय मैंने 2012 में जब मैं चुनाव लड़ी तो मुझे बहुत लोग नहीं जानते थे। मतलब बहुत लोग क्या, कुछ भी लोग नहीं जानते थे मुझे। मैं एज अ वाइफ जानी जाती थी नंदी जी की। और उस समय जब मैं राजनीति में आई तब माननीय मंत्री जी उस बार चुनाव हारे थे 2012 में। तो मुझे लोगों ने ये बोला था कि माननीय मंत्री जी को कि मेयर साहब को, मतलब अभिलाषा जी को ले आइए, और आपको लोग चाहते हैं कि आप आएँ तो उस रूप में आइए, क्योंकि आगे मेयर का चुनाव है तो आप इन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। तो माननीय मंत्री जी तो उतना नहीं चाहते थे, हम सब नहीं चाहते थे कि, क्योंकि ये फील्ड हमारा कोई बहुत पारिवारिक नहीं था कि हम राजनीतिक रूप से परिवार के थे, तो हमें कोई इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा था। लेकिन लोगों की इच्छा थी तो आए, और लोगों का प्यार दिखा। और उस समय जब मैं आई तो मेरे खिलाफ 29 लोग खड़े हुए थे, और 29 लोगों की जमानत जब्त हुई थी। तब दिखा था, लोगों का प्यार दिखा था उस समय। और फिर आगे बढ़कर हम सब ने जब काम करना शुरू किया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार होने की एवज में मैं निर्दलीय थी, तो इतना विकास की ओर नहीं ध्यान दिया जाता था। और बहुत, जैसे जो हमारा राज्य वित्त आयोग था, राज्य वित्त आयोग से हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देते हैं, 4th क्लास कर्मचारी जो हमारा होता है उसकी हम तनख्वाह देते हैं। उस समय बड़े पैमाने में समाजवादी पार्टी से हमारी जो राज्य वित्त आयोग में बड़े पैमाने पे कटौती की गई थी। जैसे आप समझे, हमारा जो बजट था उसमें सीधा सीधा 30% काट लिया गया था। तो हमें बहुत मुश्किल आ रही थी, तब हमें काम कराना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस पर सरकार मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। और टैक्स में उस समय, कमर्शियल टैक्स में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई, और उसका पूरा विधानसभा क्योंकि उनका था, राज्यपाल भी उनके थे, सब लोग, पूरा सिस्टम उनका था। तो एक विधायकी से एक प्रस्ताव हुआ कि 5 गुना कमर्शियल टैक्स को बढ़ा दिया जाए। उसमें छोटी दुकान से लेकर बड़े शॉप तक, होटलों तक, मॉल तक का 5 गुना बढ़ा दिया गया। तब जनता बहुत ठगी सी महसूस कर रही थी अपने आप को। लेकिन वो एक अधिनियम बन गया था जिसके अनुसार हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, और उसको हमारे शहर ने झेला है। तो मुझे लगता है कि वो
दौर ऐसा था जहां जनता को नहीं सुना जा रहा था, जहां केवल एक तानाशाही चलाई जा रही थी, जहां ये लग रहा था कि बस किसी तरह पैसा लाना है और हमें नहीं देना है, तुम खींच के लाओ, लोकल बॉडी हो तुम खींच के लाओ अपने आप को। तो वो दौर भी मैंने देखा है। और सफाई पे जो आज चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सफाई का जो विशेष अभियान चलाया जाता है, सफाई के लिए 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जिस तरह से आगे बढ़ने का काम हुआ, वो पहले ऐसी सोच नहीं थी। कोई सफाई पे कोई नहीं, केवल आप अपने रूटीन वर्क को करो। अगर शिकायतें भी हैं तो उसे सुनने को कोई तैयार नहीं थी। अगर हम अधिकारी की भी शिकायत करें तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज हमारी सरकार है और यही बदलाव है कि पहले हम जब 2014 में स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ था तो हम पूरे देश में 343 नंबर पे थे और आज वही स्वच्छ सर्वेक्षण है। तो जब हम गिनती गिनी जाती है और जब पैमाना आया तो हम सब ने रिजल्ट में देखा कि आज हमारा शहर धीरे धीरे करके रैंकिंग सुधरी है, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल 16 नंबर पे आ गया है पूरे देश में और प्रदेश में तीसरे नंबर पे है, जो पॉइंट से कम रहता है। तो ये एक सोच है कि शहरवासियों का मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उनमें सुधार कैसे लाया जाए, और वो सुधार अगर रहेगा और हमारा शहर स्वस्थ रहेगा, शहर का पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। अगर आपसे कोई 5 तभी उपलब्धियां हो आपकी पूछे कि हाँ। आपने शहर के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं, तो अभिलाषा जी का जवाब क्या होगा उस पर? बिल्कुल, मुझे लगता है जो लोग शहर में 5 साल पहले आए थे या 10 साल पहले आए थे और वो अब शहर में आए, तो शहर का जिस तरह से चौड़ीकरण है, शहर में जिस तरह से चौराहों का आप देखते हैं बहुत खूबसूरती के साथ किए गए। तीसरा, आज उस पर तो आरोप लगे कि आप लोगों ने मंदिर तोड़वाकर ऐसा करवाया। देखिए, मंदिर तोड़वाना नहीं, मंदिर तोड़वाना तो वो है कि हम कह दें कि ललिता देवी मंदिर तोड़वा दिया, ऐसा थोड़ी है। हमने अलोपी देवी मंदिर तोड़वा दिया। हमने तो वो जो लोग इंक्रोचमेंट करके हमारी धार्मिक आस्थाओं को कहीं ना कहीं सड़क के बीच में लाने का काम करते हैं, तो हमने आस्था के अनुसार उस मंदिर को भी, मूर्तियों को उठाया, क्योंकि हमारी आस्था मूर्तियों से है। तो हमने उस मूर्ति को उठाया, कोई अच्छे मंदिर में रखवाया और उसके बाद तब उस जगह का हमने इंक्रोचमेंट किया है, ना कि हमने मूर्तियों को तोड़कर इंक्रोचमेंट किया। और उसके साथ चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ। आप रोडों को देख सकते हैं, आप डिवाइडर देख सकते हैं, आप ग्रीनरी देख सकते हैं, आप जो पहले लाइटें जलती थी आप अब एलईडी जलती है, उससे पावर सेविंग होती है। स्वच्छता आप देख सकते हैं और साथ साथ ओपन एयर जिम, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित हर पार्कों में ओपन एयर जिम लग गए हैं। आज हमारे शहर के 362 पार्क जो है उसका सौंदर्यीकरण लगातार चल रहा है हर क्षेत्र में। कोई ऐसा नहीं कि हमने एक ही क्षेत्र चुना है, हमने हर एक क्षेत्र में, हर एक जोन में, हर एक विधानसभा में काम करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि और रिसाइकलिंग का काम हमने सबसे बड़ा किया है। जो हमारा कूड़ा रहता है उसको रिसाइकिल करने का काम, क्योंकि आज हमारे यहाँ जो सीएनडी वेस्ट है, जो कूड़ा मकान का मलबा निकलता है, वो जो सीएनडी वेस्ट है आज हमारे यहाँ उससे ब्रिक्स बनती है। तो वो सीएनडी वेस्ट को हमने उठाया सड़क से और उससे हमने ब्रिक्स बनाने का काम किया। लेकिन अभी जो ये निकाय का चुनाव आप देख रहे हैं कि कोर्ट में सब कुछ पूरा मामला चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या जो पहले टफ मुकाबला हम देख रहे थे, अब थोड़ा सा राजनीतिक पार्टी के लिए ये ठीक हो गया है ऐसा, क्योंकि रिजर्व ये सीट हो गई थी? हाँ, उस समय रिजर्व हुई थी अभी जब आरक्षण आया था, लेकिन कोर्ट का, जो लोग कोर्ट गए थे, फिर कोर्ट का जो माननीय न्यायालय का आदेश आया कि अभी एक आयोग का गठन करके, और आयोग के गठन के अनुसार ओबीसी का जो उस पर लेयर है वो देखना है, उनका अपना प्रोसेस रहेगा, क्योंकि प्रोसेस के तौर पर वो जो भी बनाए कि उसमें जो मानक वो तय करे कौन कौन से पॉइंट्स ले जाएंगे। बाकी उससे ऐसा कोई फर्क नहीं लगता। जो विकास चाहता है, जो मूलभूत बेहतर आवश्यकताएं चाहता है, और सच बात है कि पब्लिक अब समझदार हो गई है, वो जानती है कि उनका भविष्य कहाँ है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अंतर आया है। जो भारतीय जनता पार्टी का है वो है, और जो नहीं है वो भी आना चाहता है कि उनके आने वाले भविष्य बहुत अच्छे हो। तो इसलिए सवाल जल्दी से आपसे कर लेती हूँ। पहला तो ये कि अभिलाषा जी की आगे क्या अभिलाषा है आप, और दूसरा ये कि आपके पति मंत्री हैं और आप मेयर हैं, तो कैसी बॉन्डिंग आप लोगों की रहती है और कितना सपोर्ट एक दूसरे को आप लोग कर पाते हैं, कितना एडवाइस दे पाते हैं? आगे का भविष्य क्या, हम सबका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारे यहाँ
माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र मोदी जी का पूरा स्वर्णिम काल चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वर्णिम काल चल रहा है और हम सब उनके ही दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। तो आगे का जो हम सब का भविष्य हमारे जनता अगर तय करती है, तो साथ साथ हम जिस पार्टी से हैं वो पार्टी और संगठन हमारा भविष्य, जहां हमें खड़े होने को कहेगी हम सब वहीं खड़े होंगे और जो हमारे लिए उन्हें उचित लगेगा वो जो भी आदेशित करेंगे वो हम लोग काम करेंगे। दूसरा रहा कि माननीय मंत्री जी के साथ तो हम सब उनके साथ बिल्कुल, वो तो बहुत वर्किंग मैन है की तरह है और पूरा परिवार हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है क्योंकि वो हमारे काम में दखल नहीं देते। तो मुझे काम करने का बहुत अवसर मिलता है कि कोई ऊपर से प्रेशर नहीं है महिलाओं की कि ज्यादा चलती है, ऐसा कहा भी जाता है। ये तो आप भी समझ सकती हैं, घर हो या बाहर महिलाओं की चलती ही चलती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाएं बहुत सजग होके और अपने चाहे घर हो चाहे बाहर एक प्रेशर में काम करती भी है कि हमें अपने आप को साबित करना है। तो वो घर में भी वैसे ही साबित करती है कि हम कितना अच्छा अपना घर परिवार और बच्चों को बना पाए, तो उसके लिए साबित कर पाए। और अगर घर से बाहर निकलती है तो भी वो यही चाहती है कि हम घर परिवार का कैसे सामंजस्य बना के बेहतर कार्य करके दिखाएं, जिससे हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और माननीय मंत्री जी तो बिल्कुल हम सबके सहयोगी, हम दोनों का कोई ऐसा नहीं है। सभी जानते हैं कि हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम उस बॉन्डिंग को लेकर चलते हैं कि अगर उनसे कुछ छूटता है तो हम कंप्लीट करते हैं और हमसे कुछ छूटता है तो वो कंप्लीट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और उम्मीद Thank करते हैं you. कि प्रयागराज का भविष्य ऐसे ही दोनों की आपसी योगदान से आगे बढ़ता रहेगा, भविष्य बदलता रहेगा और एक अच्छा और बेहतर कल हम यहाँ प्रयागराज के लिए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल, आपका thank इस you, कार्यक्रम में thank आने you. के लिए।